बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हर कौम का एक मिजाज होता है और हर कौम के अपने इक़दार होते हैं, उनकी रिवायात होती हैं, उनके तरीक़ेकार होते हैं, उनके अतवार होते हैं। ये जो कुछ भी मैं इसलिए कुछ चीज़ें तो सेलिब्रेशन में आ ही रही हैं और यकीनी तौर पर आप उनको देख भी रहे हैं, सराह भी रहे हैं, लेकिन कुछ कारनामे ऐसे होते हैं जो सर तो कर लिए जाते हैं लेकिन उसकी आवाज़ और उसकी गूंज रहती दुनिया तक कायम और दायम रहती है। 9 और 10 मई को जो कुछ पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ, इस खत्ते की हिस्ट्री में हुआ, दुनिया की तारीख में हुआ, वो रहती दुनिया तक बहरहाल याद रखा जाएगा। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे और उनको करना भी चाहिए था। कल सिपह सालार ने पाकिस्तान के मीडिया के किरदार की तारीफ़ की और हम उनके भी ज़ाहिर मोतरफ़ हैं कि सिपह सालार की जानिब से ये पजीराई मिली। पाकिस्तान के मीडिया ने दुनिया भर में साबित किया कि रेजिलियंस जो कौमें होती हैं, अक़वाम होती हैं, उनका तरीक़ाकार क्या होता है। पाकिस्तान ने कमोबेश अपने हालात और वाक़यात से बहुत कुछ सीखा है। दहशतगर्दी के इफ़रीत से निपटने वाले पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि दहशतगर्दी का जो ये पूरा बार है इसको उठाना कितना मुश्किल है। लेकिन इस पूरे एपिसोड के अंदर जो सब कुछ होता रहा, पहलगाम के इशू से लेकर भारत का हम पर पै दर पे वार करना और इल्ज़ामात की बूछाड़ करना, और मीडिया ने हुदूद और क़यूद की तमाम तर हदों को पार कर दिया। कोई उनकी लाइन नहीं थी कि जहाँ वो जाकर रुके। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने भी हर उस हद के आगे हद लगाई और बताया कि पाकिस्तानी कौम ऐसी है। पाकिस्तान के एंकर्स ने बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान के आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने बेपनाह काम किया। लेकिन एक हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ एंकर पर्सन हैं, कमेडियन हैं, अदाकार हैं, पाकिस्तान का वक़ार हैं, शफ़ात अली इनका नाम है। इन्होंने क्या किया ज़रा आपको वो दिखाते हैं। पहले शफ़ात अली की इस कॉमेडी, इस पैरोडी, इस पूरे एपिसोड में इनका किरदार बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। इनके फैंस दुनिया भर में है और शफ़ात इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो ज़रा शफ़ात अली से कुछ बात करते हैं कि ये सारा गेटअप और इतनी पजीराई शफ़ात को खुद कैसी महसूस हो रही है, गो कि इससे पहले भी उनके बड़े कारनामे रहे हैं। तो शफ़ात अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। Thank you so much, Sana. Thank you. थैंक यू शफ़ात। शफ़ात, यू डिड अ ग्रेट जॉब। आपने बहुत बेहतरीन काम किया। जिस अंदाज से आपने ये सारा कुछ स्किट किया है, इसको पूरी तरह से कॉपी किया है, ये मैं सबसे पहले ज़ाहिर है आपके बहुत सारे फैंस ये जानना चाहेंगे कि ये आइडिया किसका था और अर्नब गोस्वामी को पैरोडी करने का इसका मकसद क्या था शफ़ात? अगर आप अर्नब गोस्वामी की बात कर रही हैं तो ये आइडिया एआर भाई की टॉप मैनेजमेंट का था। ऑलराइट। और उन्होंने इस हवाले से 2-3 दफा रिस्केड्यूल किया। वो ये चाहते थे कि जिस दिन ये हीट हुई थी उसी दिन इसका जवाब दिया जाता, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं था और मैं उस वक्त बॉक्सिंग की जो WBA की जो टाइटल फाइट हो रही थी क्वेटा में, मैं वो होस्ट कर रहा था। अच्छा। ये भी वैसे बड़ी मुनफरिद बात है कि जब मुल्क में जंग छिड़ी हुई थी और अर्नब गोस्वामी दावे कर रहा था और गौरव आर्या तालियां बजा बजा के कह रहा था कि क्वेटा में इंडिया का कब्जा हो गया, उस वक्त मैं क्वेटा में बैठा हुआ बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट कर रहा था, मैं और आयशा उमर। और एक अकेले हम दो नहीं थे जो बॉक्सिंग कर रहे थे, कोई 64 फाइटर्स आए हुए थे, ऑफिशियल्स आए हुए थे, अमेरिका, कोलंबिया, वेनेजुएला, यूरोप के, एशिया के और कहां से, अफ्रीका के कहां से टाइटल विनर्स आए हुए थे। और बड़ी बेहतरीन धुआंधार फाइट थी। मौका मिले तो जरूर देखिएगा। जियो सुपर पे वो इवेंट 7-8 घंटे लाइव गया। अच्छा। जिसके एंड में हमने आतिशबाजी भी की। अच्छा। जब हमने ये मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो इवेंट कैसे हुआ और हमने अर्नब गोस्वामी को जो जवाब दिया उसके बाद क्या हुआ, लेकिन कम से कम एक फायदा जरूर हुआ कि उस एपिसोड के ऑन एयर रहने के बाद से अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान के हवाले से खामोश हैं। और न सिर्फ ये कि वो खामोश हैं बल्कि वो तोपों का रुख डोनाल्ड ट्रंप की तरफ कर ये भी बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि हम उन्हें मिस कर रहे हैं, हम उन्हें बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। आए दोबारा से उसी तरह चीखे मारें ताकि हम और हंसें। पाकिस्तानियों के पास एंटरटेनमेंट आई है बड़े अरसे बाद, तो हम इसको भरपूर एंजॉय करें। ठीक है। अच्छा शफ़ात, ये बताएं ना कि बड़ी शाबाश मिल रही है, मुझे पता है आपके बहुत सारे फैंस हैं, मैं भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, और इसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा आपकी फ़ैन हो गई हूँ। लेकिन ये बताएं कि The way you did the job, I mean, जिस तरह आपने उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उनका बालों का संवारना, ये सारा आपने किस वक्त इस सारी चीज़ को जो है एब्जॉर्ब किया, उस सारी चीज़ों को देखा, मुशाहिदा कैसे किया? ये जस्ट फॉर इंस्टेंस आ गया या फिर आपने इसको बहुत अरसे तक कॉपी करने की कोशिश की?
I just had to act retard or it was ditto Arnab Goswami. All right. तो Okay. लेकिन इस पूरी एपिसोड का जो 2 घंटे पे मुहित थी, इसका कोई स्क्रिप्ट नहीं था। ये टोटल बगैर स्क्रिप्ट के थे। जी जी, ये अच्छा, टोटल very क्योंकि good. मैं अवेलेबल नहीं था, मुस्तफा चौधरी अवेलेबल नहीं थे और हम लोग उसी वक्त पहुंचे थे। Oh. तो इसको हमने फिल्मबंदी किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इज्जत रखने वाली जात है, क्योंकि अपनी जात के लिए नहीं किया, अपनी मशहूरी के लिए नहीं किया। हम भरे हुए थे बतौर पाकिस्तानी, जिस तरह से और हमें अफतर आ रहा था कि जो हमारे भारतीय, हमारे इंडियन व्यूअर्स, हमारे इंडियन चाहने वाले जो सरहद पार बैठे हुए हैं, उनको कितना इमोशनल और मेंटल टॉर्चर रोजाना 12-15 घंटे जब तक ये आदमी टीवी पे रहता है उनको बेयर करना पड़ता है। और सिर्फ अर्नब गोस्वामी नहीं, इनके पास पूरी पलटून है और ये उनके सरखेल है। तो हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम चुन्ने मुन्नों को टारगेट करें, क्यों ना इनके सरखेल को टारगेट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत खातिर खा नतीजा आ रहा है। अच्छा, देखिए शफात, मैंने कहा कि मोतरफ हूँ और मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत टैलेंटेड आदमी हैं और आपने पाकिस्तान में बहुत मुख्तलिफ लोगों की, प्राइम मिनिस्टर से लेकर मौलाना फजल रहमान और दीगर अशखास की बड़ी ज़बरदस्त पैरोडीज़ की हैं। लेकिन ये जो पैरोडी थी इसमें बहुत थिन लाइन थी, क्योंकि इंडिया जो जिस तरह के इनके एंकर हैं, जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे थे, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब आप सटायर करते हैं, जब आप इस तरह का एक्ट या पैरोडी करते हैं, तो इसमें एक बहुत ही थिन लाइन होती है। शफात, कहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखा कि बदतमीज़ी ना हो, कोई ऐसी स्लिप ऑफ टंग ना हो, किसी के मजहब या दीगर और चीज़ों पर वार ना हो जाए खुदा ना खास्ता इस पैरोडी के अंदर, जो एक मेरा ख्याल है अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता तो फिर पूरी बात ही अलग हो जाती। लेकिन ये कैसे आपने इस चीज़ को कंट्रोल किया? एक बहुत बारीक लाइन है। बहुत शुक्रिया सना इस बहुत टेक्निकली बहुत ही वल्नरेबल सवाल करने के लिए क्योंकि बहुत ही बारीक लाइन है। समझे कि एक ऐसा पुल है जो कि बाल से ज्यादा बारीक है, बिल्कुल सही, और उसके उस तरफ खाई है और उस तरफ कांटे हैं। जहां पे चल के आपको ह्यूमर क्रिएट करना पड़ता है अगर वो सोशियो पॉलिटिकल सैटायर है। ठीक बात, बिल्कुल सोशियो पॉलिटिकल सैटायर के अंदर आप उन चीजों का मजाक नहीं उड़ा सकते जो कि लोगों की अपनी चॉइसेस नहीं है। किसी के रंग का, किसी के लिबास का, किसी के मजहब का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। और मैं अपने तमाम कंटेंट क्रिएटर्स जो कि इस वक्त जज्बा हुब्बुल वतनी में थोड़े ज्यादा सरशार हो गए, मैं उनको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई किसी भी हिंदू मजहब या सिख मजहब या जैन मजहब या बुद्ध भक्षु के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई एक माइंडसेट के साथ है। हमारी लड़ाई इवन यहूदियों के साथ भी नहीं है। हमारी लड़ाई एक माइंडसेट के साथ है। वो माइंडसेट ज़ायनिज्म है, वो माइंडसेट हिंदुत्व है। हिंदुत्व और ज़ायनिज्म माइंडसेट में कोई फर्क नहीं है। ये अपने आप को सुपीरियर बीइंग्स समझते हैं, नस्ली तौर पे, समाजी तौर पे। और पता नहीं आज से हजारों साल पहले इनके पास दुनिया की ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो सिर्फ इन्हीं के पास थी, और अब इनको याद आया कि ओह सॉरी वो टेक्नोलॉजी हमसे भूल गई क्योंकि इसका कसूर सारा मुसलमानों का है। ये माइंडसेट, ये एक बहुत ही घटिया और एक बहुत ही छिछोरा माइंडसेट है। इस माइंडसेट के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, मजहब के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। हमने अगर अर्नब गोस्वामी का मजाक भी उड़ाया है तो उसके मजहब की या उसके रंग की या उसके लिबास की बुनियाद पे नहीं उड़ाया, उसकी जबान की बुनियाद पे नहीं उड़ाया। हमने उसकी चॉइसेस का मजाक उड़ाया, और जो चॉइसेस उसने जानते बूझते, अगर उसने फेक न्यूज फैलाई है, चीखम चिंगाड़ की है, लोगों को टेंशन दी है, लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ाया है सिर्फ अपने जाती मफाद की खातिर, तो हमने उसका मजाक उड़ाया। और हम उसी इन्हीं चीजों के पैराए में रहते हुए मजाक उड़ा सकते हैं। मजाक करना, मजाक उड़ाना, ग्रामर की बारीकियों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सिर्फ वो चीजों का को के अंदर मजाक क्रिएट किया जा सकता है कि जो लोगों की जाती चॉइसेस हैं, जानते बूझते हुए हैं। अगर उन्होंने कोई चीज खुद चूज नहीं की तो फिर उसमें मजाक नहीं कर सकते। ये फर्क है कि पाकिस्तान के लोग जब इंडिया हमें बतौर बुली मतलब छेड़ रहा था, हमारा मजाक उड़ाना चाह रहा था, हमें प्रोवोक कर रहा था, तो हम, चूंकि हम तो बचपन से माशाल्लाह बुलियों में पले बड़े, तो हम तो बुलियों को हमें डील करना बहुत अच्छे से आता है। और किसी बुली को डील करने वालिदैन को भी चाहिए अपने बच्चों को सिखाएं। किसी बुली को डील करना हो तो सिर्फ बच्चों को ये सिखाइए कि आप बुली को ये एहसास दिला दें
कि आप मुझ पे जोर नहीं रखते, आप बिल्कुल मुझ पे दुरुस्त। ताकत नहीं रखते। आपको मेरी बुराई करनी है, मुझे ऑलरेडी अपनी बुराई पता है, क्या कर लोगे तुम? हम इंडिया को कह रहे थे कि यार टैंक लेके कराची है ना तो ख्याल करना मोबाइल छिन जाएगा, यूनिवर्सिटी रोड नहीं ले, यूनिवर्सिटी रोड वाला रूट नहीं लेना, टैंक फंस जाएगा खड्डे आई खुदे नो। में। हम अपना मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, और ये मैसेज है, आई नो। ये मैसेज है सना उन तमाम लोगों के लिए कि जो हमारे छोटे चुन्ने मुन्ने लतीफों पे बूथा सुझा लेते हैं अपना, और दीगर मकामात सुझा लेते हैं। मैं उनकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, ठीक है। लेकिन अगर वो लोग रूठे हुए हैं तो उनको ये आज ये तारीख, ये 10 मई से लेकर अब तक की तारीख बता रही है, खुद पे हंसना सीखे तो बिल्कुल, दुनिया आप पे नहीं हंसेगी। क्या बात है खुद पे शफात, हंसना सीखे, बहुत अच्छी अपना बात। मजाक उड़ाना सीखे, क्या आप बात। दुनिया से उसकी गोयाई छीन लेंगे। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की वाह-वाह कर रही है, हमारी अखलाकियात की वाह-वाह कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह एक रात में नहीं हुआ, लेकिन ये हो Absolutely right, चुका। Shafat. I totally agree with your words and जो आपकी thoughts हैं, I totally agree and I can see आपका, मेरा ख्याल है बेटा शायद आपके पीछे बिहाइंड खड़ा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब ये एक्ट कर रहे थे शफात, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत कुछ किया है, उस वक्त जब एक्ट करता है परफॉर्मर, उसको पता होता है कि मैंने कोई सिक्सर ही कर दिया है ना, यानी बियॉन्ड द हो गया है कुछ, या आपको लग रहा था कि यार वही जो मैं करता हूँ मैंने अपना बेहतर परफॉर्म कर दिया है, अब ये हिट होता है हिट, और नहीं होता नहीं हो, या आपको आइडिया था कि यू डिड अमेजिंग समथिंग? जब मैं आपको एक बात बताऊं, ह्यूमर के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। ये बात मुझे कुछ लोगों ने बताई जब ये पहले दिन इन्होंने एक्शन किया और पहले दिन हमारे अंदर जहाज लेके आए, तो मैंने उस वक्त एक क्लिप बनाया नरेंद्र मोदी जी का। हाँ जी, वो मैंने देखा हुआ है। और मोदी साहब का मैंने वो क्लिप बनाया और हाँ। ऑपरेशन सिंदूर का मैंने मजाक उड़ाया, जी, और जी। उस एक क्लिप ने पूरी सोशल मीडिया की डाइवर्जन कर दी। वो क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में ऐसे माशाल्लाह लोग मौजूद हैं जी। कि इधर भारत फेक न्यूज का प्रचार शुरू करता था और इधर हमारा वो ग्रुप जो है जिनको अल्लाह जी, वो बहुत भी एक खुश ब्रिगेड रखे, है पूरी, मतलब बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तानियत के बहुत आला मैदान पे फायज हैं वो आई लोग, नो। जो पहले दिन से कह रहे थे कि नूरा कुश्ती वगैरह, वो इंडियन फेक न्यूज फैलाने का मौजब बन रहे थे और वो भारत की प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पे काम कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। उस एक क्लिप के बाद, नरेंद्र मोदी के उस एक एक्ट के बाद, पूरी सोशल मीडिया ने उस ग्रुप को जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहा था उसको भुला दिया और इंडिया को बैश करना शुरू कर बिल्कुल ठीक। दिया। और डाइवर्ज एक एक होता है ना विसल ब्लोअर जिसको कहते हैं कि I know. आप जो है ना एक डॉग विस्लिंग करते हैं और बाकी सारे जो है वो पीछे पड़ जाते हैं। और ऐसे ही हुआ इस वाले मामले में भी, कुछ ऐसे ही हुआ। मुझे कुछ ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं थी कि मुझे क्या करना है, अच्छा। और ना मुस्तफा भाई को बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी कि उन्होंने क्या करना है। हमने शो से कोई 15 मिनट पहले प्लान किया कि हमें बजाय इसके कि हम अपना रवायती ह्यूमर करें, हमें सिर्फ उन्हीं का ह्यूमर रिपीट करना है जो वो कुछ करते आ रहे हैं। ये भी सही And it will be है। funny. और जब वो किया ठीक है। और उनको सिर्फ उनका आईना दिखाया तो इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग। पिछले 2 दिन से जैसे मैंने आपको बताया कि अर्नब भाई पाकिस्तान के हवाले से खामोश है, agree, उनकी तोपों शफात। का रुख ट्रंप की तरफ हो गया। अब इंतजार करें कि वहां अमेरिका से कोई अर्नब का ठीक है। अच्छा, मुस्तफ़ा चौधरी भी बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है उनकी, और वो भी एक बहुत ही पाकिस्तान का बड़ा असासा है। शफात, दिल तो नहीं है लेकिन जाहिर है बहुत और भी सारे पाकिस्तान के और मसले हैं, उन पर भी हमने बात करनी है। ये मामला तो खैर हिट हो ही गया है। शफात, एक दफ़ा अर्नब गोस्वामी जेडी बख्शी को कैसे बुलाता है, अगर आप मुझे एक दफ़ा वो करके दिखा दें तो मैं ज़रा और इन्जॉय करना चाहती हूँ लाइव बैठकर। प्लीज़ इफ़ यू कैन डू दैट शफात। Sana, I would like to correct you over here. Sana, I would like to correct you over here, and I would like to call upon the veteran who single-handedly has controlled and targeted so many Pakistanis that are beyond counter. Ladies and gentlemen, please put your hands together for JD Bakshi. Bakshi! Bakshi! Great job. Great job, Shafat. Thank you so much. God bless you. बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का फखर शफात अली, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हो, अपनी अंदाज में हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले रही हूँ और अब कुछ बात सीरियस करते हैं, क्योंकि ये भी एक सीरियस काम था जो हमने पूरी तरह से मुकम्मल करके आखिरी हद भी आपको दिखाई कि हमने क्या किया है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से और इसमें बढ़ते हुए मसाइल के हवाले से, और आइंदा आने वाले बजट से जो उम्मीदें हैं अवाम पाकिस्तान की, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है साबिक़ चेयरमैन FBI शबर ज़ैदी साहब, और उनसे कुछ अहम मौज़ूआत पर मुझे मालूमात भी लेनी है और ज़ाहिर है हम उनसे पूछेंगे कि अब आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत के हालात कहाँ जाने वाले हैं। शबर साहब, थैंक यू वेरी मच सर कि आप तशरीफ़ लेकर आए। आपसे बहुत सारी सवाल है मेरे जहन में बात करने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनाना चाहती हूँ। सुनने में इंटरेस्टेड हैं आप? ज़रा चलाइएगा जी, वो क्या बता रहे हैं इंडिया के टैरिफ के मामलात के ऊपर, चलाइएगा जी। Also Pakistan, great conversations with Pakistan. In the case of India, India wants, you know, they're one of the highest taxed or tariff nations in the world. They make it almost impossible to do business. 100% टैरिफ है शबर साहब, सुना आपने? यस इंडिया का यस, कुछ चीज़ों पे और बकौल डोनाल्ड ट्रंप के वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा आगे शायद उनके साथ उस तरह से ट्रेड करना। थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि क्या आपको लगता है कि क्या वाकईतन कुछ पॉलिसी शिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको एज पर द इकोनॉमिक? देखिए, आपको शायद पहले आपके प्रोग्राम में ही मैंने कहा था कि कम से कम दो मुल्कों के साथ बड़ी कन्फ्रंटेशन अमेरिका की ट्रेड के ऊपर होने वाली है। ऑलराइट, एक इंडिया और एक चाइना। जी मुझे याद आ गया। मैंने कहा, हाँ जी बिल्कुल कहा था, मुझे याद आ गया। अच्छा, चाइना के साथ उनकी कन्फ्रंटेशन होगी फॉर द एक्सपोर्ट। ठीक हो गया। और ऐसे ही है। हाँ, और इंडिया के साथ उनकी कन्फ्रंटेशन होगी फॉर इम्पोर्ट। ठीक है, मतलब इंडिया जो है वो उनकी प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा रहा है, तो वो इस पे खुश नहीं है कि इंडिया ने टैरिफ लगाया है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें कि इंडिया जो है वो 1990 से पहले तो, मनमोहन से पहले तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड इकोनॉमी थी। ठीक है, मनमोहन सिंह ने उसको थोड़ा सा डीरेगुलेट किया और ये किया। ठीक है, तो मगर ये कि अभी भी उनके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है अपनी इंडस्ट्री की। अच्छा, ओके, अच्छा, ठीक है। अच्छा, और जो दुनिया में नॉन कंप्लाइंट लोग हैं WTO के, उनमें इंडिया बहुत आगे है। मतलब जो WTO की कंप्लाइंट नहीं करते उसमें इंडिया बहुत आगे है। तो ये जो ट्रम्प जो बात कर रहे हैं रिगार्डिंग इंडिया, वो उन्होंने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। उनको ये अंदाज़ा है कि इस टैरिफ के साथ इंडिया और अमेरिकन ट्रेड नहीं चल सकती और उन्हें कम करना पड़ेगा। अब इंडिया उसमें क्या करेगा, उसको बहुत बड़ा इशू है। और मेरा ख्याल है शायद, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो सबसे बड़ा उनका शायद आइटम जिस पे वो टैरिफ लगा के बैठे हैं वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जी सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। शायद तो वो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगा के अमेरिकन कंपनीज वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, तो वो चीज़ दोनों के लिए। ये श्रिंक हो सकती है, आपको लगता है वो श्रिंक करेंगे अपने टैरिफ को या नहीं करेंगे? एज पर योर एनालिसिस के उनके पास वो उन्होंने प्रोटेक्ट किया अपनी इंडस्ट्री को, बट ये श्रिंक होगा या नहीं होगा? देखिए, अगर इंडिया जो है वो अभी टेक्नोलॉजी में वहाँ नहीं पहुँचा है जहाँ पर उसे पहुँचना चाहिए था। ठीक हो गया, ठीक है। और अगर वो अपनी टैरिफ को कम करता है तो वो जो उनको रिसर्च के लिए स्पेस वो ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगी। तो मेरा ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, टेस्ट होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। वो अपनी लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, या इंटरनेशनल ट्रेड में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा टेस्ट, बहुत बड़ा मुश्किल डिसीजन है उनके लिए। और जो उनकी जो माइंड सेट है, जो उनकी माइंड सेट है, वो हमेशा से ये रही है कि वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ चलते रहे हैं, हमेशा से, आज से नहीं। इंडियन माइंड सेट हमेशा से प्रोटेक्शनिज्म की तरफ चलते रहे हैं। नेहरू की इंडस्ट्री तो पूरी कंट्रोल इंडस्ट्री थी। तो अब ये जो चीज़ है, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है और वो इस चीज़ को देखेंगे। ओके, अच्छा, ये तो हमने इंडिया की बात कर ली। एक और इसी इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज़ के डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए भी कुछ कहा है, तो वो भी ज़रा आप सुन लें, चलाइएगा जी। Also Pakistan, great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. Also Pakistan, great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. इसमें इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी हैव द पोटेंशियल, दे हैव अ ब्रिलियंट माइंड, वो बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हमें उनके साथ आगे ट्रेड में बढ़ना है। ये पूरा था, ये इन्होंने मेरे ख्याल आधा निकाला है। आप ये बताइए कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर वो कैपेसिटी मौजूद है कि इंडिया को हटाकर
कहीं पाकिस्तान अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करे, या हम बिल्डअप कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के पर्सनलाइज्ड टैलेंट्स, पाकिस्तान की प्रोडक्ट की क्वालिटी, पाकिस्तान की चीज़ों की मार्केटेबिलिटी, इस पे तो किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हम इसको एज अ नेशनल प्रोडक्ट लेके और उसको पूरा एज ए कौम के लेके चल नहीं पाए हमेशा। अगर आप देखें ना इंडिविजुअल्स, हाँ, पाकिस्तान में अगर आप देखें इंडिविजुअल्स, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट हों, चाहे वो इंडिविजुअल लोग हों, वो बहुत तेज़ी से आगे जाते हैं, तरक्की करते हैं और वो जाके दुनिया में एक पोजीशन लेते हैं। मगर वो एज अ नेशन हमारी जो एक्सपोर्ट की जो पोजीशन है वो हमारी पोजीशन एक्सपोर्ट में वो नहीं रही है जो हमारी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें जो ट्रम्प की, अच्छा एक बात मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कही थी कि एक ट्रेडिशनल बेसिस है कि जब भी कभी रिपब्लिकन गवर्नमेंट आती है वो हमेशा प्रो पाकिस्तानी थोड़ा सा होती है, और जो डेमोक्रेटिक्स होते हैं वो हमेशा थोड़ा सा नॉन पाकिस्तानी होते हैं। तो ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो इस चीज़ को। तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो इंडिया का एक जोम था माशी तौर पे और दिफाई तौर पर कि वी वांट टू बी द ओनली पावर इन द रीजन, यस सर, वो क्योंकि ब्रेक हुआ है। हाँ, ये इस तरह के सारे बयान से वो ब्रेक हो गया है, हाँ, ब्रेक हुआ है। और वो ब्रेक होने के बाद वो उस ब्रेक के अंदर से अपॉर्चुनिटी निकलेगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो एक परसेप्शन ब्रेक था ना कि आप ये अज्यूम करके बैठे थे कि इंडिया जो है वो इस रीजन का एक सुपीरियर लीडर है या जो कुछ भी है। आपने इकोनॉमिकली उसको बहुत स्ट्रेंथनाइज किया, डिप्लोमेसी में उसको बहुत आगे हमने देखा। नहीं देखिए, इवेंचुअली वो चीजें नजर नहीं आई बहुत सारी। नहीं मगर देखिए हमें थोड़ा फेयर होना चाहिए। इकोनॉमिकली उन्होंने तरक्की की है, हमें हम कहते हैं सर बड़ी इकोनॉमी हम तो मानते हैं, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मगर ये कि वो जो पूरा कि वो हम इस पूरे एरिया के को कंट्रोल करेंगे, वो अपनी हेजमनी वाला जो बात है ना, वो बात उनकी इस चीज़ ने उनकी बहुत सारी अच्छाइयों को भी खराब कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। बहुत बारीक लाइन होती है ना जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, तो आप कहीं या तो वर्स्ट हो जाते हैं या फिर आप सस्टेन नहीं कर पाते। आपने उसकी जो बहुत फाइन लाइन है उसे डिस्टर्ब किया, उसको डिस्टर्ब किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब जरा हम अपने मुल्क के हालात पे आते हैं। शब्बर साहब, ज़ाहिर है आप एफबीआर को बहुत अच्छी तरह खंगाल चुके हैं। अभी मैंने देखा ये एफबीआर का नया ऑर्डिनेंस आया है, इसके मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, लेकिन मैं उस पर सारे पॉइंटर्स पे आपसे डिबेट नहीं करना चाहूँगी। कारोबारी प्रेमिसेस के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर अगर बैठा हो और वो उनसे टैक्स मांग रहा हो या उनसे टैक्स इन अदर वर्ड्स डंडे के जोर पर मांग रहा, ये रवैया क्या आपको लगता है कि कारोबारी लोगों को मजीद खौफजदा नहीं करेगा? देखिए, जब मैं CBR चेयरमैन बना था ना, तो मैं जब कमरे में दाखिल हुआ था तो मैंने पहला ये ऑर्डर दिया था कि कभी किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा और कभी किसी की प्रीमिसेस पे रेड नहीं होगा। अच्छा। कि पहला मेरा जिंदगी पहला आधे घंटे का ऑर्डर था। ठीक है, और मैं तो रेड को बंद कर रहा था, ये तो बंदे बैठाने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये तो एक मैं इसको टोटली 110% गलत कदम है। अच्छा, कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। बट एज पर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्शन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एक रेस्टोरेंट में जो 2 दरिया पर है वहाँ एक बंदा बैठा देते हैं, सपोज करें, हाँ ठीक है, और वो उसको कहते हैं कि यार तू इस तरह कर, टैक्स पकड़। नहीं टैक्स तो पकड़ नहीं सकता, वो ये इंश्योर कर कि जितने लोग खाना सबका बिल हो। यही है ना जी? हाँ, मैं समझ गई। यही करेगा। आपके ख्याल में वो कर सकता है? अच्छा, अगर चलो पहले बार अगर फरिश्ता मिल भी गया करने वाला, पहली बार तो फरिश्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? अगर बहुत ही ईमानदार हुआ तो पहले तो अपने सारे रिश्तेदारों को खाना खिलाएगा मुफ्त। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर किसी एक आदमी के अंदर इतनी बड़ी जगह में नहीं है। मुझे अभी पता लगा एक केस में पता लगा कि एक जगह पर उन्होंने 20 आदमी बैठाए हैं। 20 आदमी? जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के? जी। फॉर व्हाट? फॉर कलेक्शन? यही चेक करने के लिए। चेक करने के लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि आप 20 आदमी बैठाएंगे, ये कह रहे हैं? मतलब ये सोचो ना सना, ये क्या? So why these ordinance? दो बातें हैं कि मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना। देखिए, मैं आपको बिल्कुल आप चीज़ों को आसान करें ना। 2 दरिया पे रेस्टोरेंट्स है, ठीक है, मैं आपको आसान कर रहा हूँ।
उनके बारे में उनका ख्याल है कि इसमें आधी सेल रिकॉर्ड नहीं होती, फॉर आर्गुमेंट सेक। ठीक है, उनका ये ख्याल है। सही है। ठीक है, अब वो कहते हैं जी हम क्या करें, वो रिकॉर्ड पे दिया था, हम अपने बंदे बिठाएंगे। सही हो गया, यही है ना जी हाँ, यही पहली है बात इसका तो ये मकसद। बात गलत, प्रिजम्पशन गलत है कि हाँ। वो वहाँ अब अगर बंदे उन्होंने बिठा दिए 20, क्या कितने बंदे बिठाएंगे और वो क्या बंदे फरिश्ते होंगे और उनकी क्या बाइंग पावर है, क्या फ़ायदा हो जाएगा। मैं आपको यकीन से कहता हूँ इसमें नुकसान हो जाएगा। देखिए अभी तो आप ये कह सकते हैं कि तुम्हारा रिकॉर्ड ठीक नहीं है, जब आपका बंदा बैठा है वो कहेगा भाई आप तो इसकी तो अब आपके बंदे ने बैठ के किया है, मैंने तो कुछ काम नहीं किया। मजीद चोर बाजारी होगी उसके अंदर। देखिए ये सारा काम हम पहले कर चुके हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के बंदे बैठा करते थे। हाँ, सही, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छा कराची में एक बहुत मशहूर सेठ थे, तो उनको जब भी कोई बंदा कोई प्रपोजल लेके जाता था कि आप ये कारोबार कर लें, तो पूछते थे कि इस पर एक्साइज है, वो कहते थे नहीं, कहते ये नहीं करना। तो बोला कि क्या कौन सा कारोबार करेंगे, कह रहे हैं वो कारोबार करूंगा जिस पे एक्साइज है, तो मैं एक्साइज की चोरी करूंगा तो फायदा होगा ना। तो आप किस दुनिया में बैठे, मतलब मुझे तो समझ। तो शबर साहब मुझे बताएं ना, फिर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, एफबीआर के लोग, ये क्यों इस तरह की चीजों को कहते हैं कि ये कर लें और हम इससे आपको फायदा हासिल करवा देंगे? मतलब ये तो फिर धोखाधड़ी, ऑर्डिनेंस भी जारी हो गया, सदर ने दस्तखत भी कर दिए अब तो। ये सुर किसी ने दिया होगा तभी तो आया है ना सर, और किसी एफबीआर के बंदे ने दिया होगा, ये आसमान से तो नहीं उतरा। क्या हो गया ना, देखो आगे भी मेरी बहुत दुश्मन है, तुम क्यों मेरा मुंह बताए ना, फिर आप दुश्मनी ना करें ना। क्या मैं दुश्मनी होगी क्या, मतलब आगे मेरे बहुत दुश्मन है तो आप और दुश्मन पैदा करना चाहती हो? एफबीआर के अंदर है, एफबीआर से बाहर है? नहीं दुश्मन, हाँ दुश्मन तो दोनों जगह पर है। नहीं मेरा सवाल ये नहीं है, मतलब ये देखें ये पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी का बड़ा आसान तरीका है कि I got your answer. कि पैसे कमाने का रास्ता और दे दो। अब क्या होगा क्या, वो इंस्पेक्टर्स जाएंगे, वो इंस्पेक्टर जाके बैठ जाएंगे। इंस्पेक्टर्स जो थे, एक्चुअली हुआ क्या है बताता हूँ मैं, इंस्पेक्टर का काम मैंने बंद कर दिया था। आप समझ आई बात? जी। जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई थी ना, हाँ जी, मुशर्रफ, हाँ 2001 में, तो मुशर्रफ, मैं उस दौरान में मुशर्रफ साहब का एडवाइज़र था टैक्स के मैटर के ऊपर, तो हम लोगों ने ये फैसला किया था कि किसी दुकान पे इंस्पेक्टर नहीं जाएगा। ठीक बात है। तो सारे इंस्पेक्टर फारिग बैठे थे, तो वो इंस्पेक्टर फारिग जब बैठे थे तो वो अब उनको काम दिलाना है। अच्छा इसमें जो बड़ी सिंपल सी बात है, अच्छा अब ये सारी चीज़ें ना बड़ी फॉर्मलाइज हो गई हैं। ठीक है, फॉर्मलाइज का मतलब ये है कि अगर इंस्पेक्टर अगर वहाँ से उस होटल से, उस दुकान से 100 रुपये कमाएगा ना, जी सर, तो ये एग्रीड हो चुका है कि उसका हिस्सा सिर्फ 50 है, 50 ऊपर जाएगा। अब वो ऊपर कितना जाएगा वो मैं आपको बता नहीं अब बाकी दुश्मनी आप खुद ले रहे हैं। नहीं कितना, नहीं कितने ऊपर तक जाएगा, सही है, got अब it। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कितने ऊपर तक जाएगा, यहाँ ऊपर की लिमिट बहुत ऊपर चली गई है। ठीक है शबर साहब, यही रुकते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। हकीकत हाल तो यही है कि आप सिस्टम तोड़ना है, अगर ये सारी चीजें होंगी तो नए चोर बाजारी के रास्ते निकलेंगे। लेकिन बजट के लिए IMF के पास पाकिस्तान जो 10 रोज की मेरे ख्याल है मीटिंग्स करेगा, कुछ सिफारिशात होंगी, कुछ बातें होंगी, उस पर अमल दरामद बजट में कैसे यकीनी बनाया जाएगा, जरा इसको डिबेट करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शबर जैदी साबिक चेयरमैन एफबीआर मेरे साथ मौजूद हैं और हमने ज़ाहिर है जो नया ऑर्डिनेंस आया है एफबीआर की जानिब से उस पर ज़रा डिबेट किया है। ब्रेक में शबर साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट दिया कि अगर आपने सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करना ही है तो शबर साहब आप क्या कह रहे थे, क्या करें? कैमरा लगा दें, कैमरा लगा दे, टेक्निकली उसको आपने देखिए। बंदे बिठाने हैं ना, हाँ, बंदे बिठाने की जगह पर उसका जो आउटलेट है उसमें स्टेट कंट्रोल कैमरा लगा दे। दैट्स मोर विजिबल कि आप वो कर लें और आपको अंदाजा हो जाएगा ना कि क्या, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट्स हैं, हर एक का अलग अलग एवरीवेयर। आई थिंक चेंबर्स के लोग भी इस पे परेशान हैं। बाकी आपकी दुकान, अगर रेस्टोरेंट्स हैं, आप रेस्टोरेंट में कैमरा लगा दें जिसका डायरेक्ट कंट्रोल एक्सेस आपके पास ले नहीं आप डायरेक्ट कर ले उसको, आपके पास नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है रेस्टोरेंट में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, आप एवरेजिंग कर लें। आप बंदा बिठा के क्या कर लेंगे वहाँ पे?
ये एक अच्छी बात मैं इसलिए मुझे लग रही थी कि आप करप्शन को के और दरवाज़ों को बंद करें, जो टेक्निकली चीज़ें हैं उसकी तरफ जाएं, शायद उससे बेहतर आपको रिजल्ट्स मिले। शब्बर साहब, आपको पता है कि IMF की किस्त हमें मिल चुकी है और हम बहुत हद तक बेहतर पोजीशन में हैं, लेकिन ये बताइएगा कि अगला बजट जो हुकूमत पेश कर रही है उससे पहले भी निगोशिएट कर रही है वो IMF के साथ, आप क्या समझते हैं किन पैरामीटर्स पर, क्योंकि टैक्स कलेक्शन भी आपकी इस दफ़ा उस नंबर्स पर नहीं हुई जो कि आपका एक गेज था कि हम यहाँ तक तो चले ही जाएंगे, क्या समझते हैं आपके आइंदा बजट में इसको आप चेस कर पाएंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा इसका एक प्रीएम्बल देना चाहता हूँ। प्लीज। जब गवर्नमेंट थी इमरान खान की, यस, तो इमरान खान की गवर्नमेंट में मैं हिस्सेदार नहीं था, मगर इमरान खान की गवर्नमेंट को IMF में ले जाने में, IMF प्रोग्राम में ले जाने वाला वन ऑफ द पीपल जो मैंने इमरान स्ट्रांगली जिसने प्रपोज किया था वो मैं था कि जाएं। ऑलराइट। और उससे पहले अगर आपको याद हो तो इमरान खान ने और असद उमर ने कहा था कि IMF में नहीं जाना चाहिए, तो कहते खुदकुशी हो जाएगी। अच्छा, मैं इस बात पे फर्म बिलीवर हूँ कि IMF के बगैर पाकिस्तान की इकनॉमी को हम सहारा नहीं दे सकते। कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है, हाँ, अब तो ये बात सही है, मेरे जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस बारे में। मगर IMF पाकिस्तान के किसी मसले का हल नहीं। अब हमारा प्रॉब्लम ये आ गया है जो हम समझ नहीं पा रहे, बल्कि मैं और उसको थोड़ा और आगे, IMF का जो टैक्स के बढ़ाने का डिमांड है उसने हमारी इकनॉमी को स्टिफल कर दिया है, और IMF का पूरा सिस्टम वो हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क को उसने मफलूज करके रख दिया है। हमारा अपना दिमाग इस्तेमाल होना ख़त्म हो गया है। हम जब टैक्स की पॉलिसी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बजट में IMF क्या कह रहा है। फेयरली क्या मतलब? फिर मतलब यही सवाल होता है लोगों का, फिर फायदा क्या है? फिर आप ये कह रहे हैं कि IMF क्या कह रहा है, तो फिर ठीक, फिर आपकी दुकान बंद कर दे अपनी। आपका दिमाग, आपकी पोजीशन क्या कह रही है, क्या तो, और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ IMF का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप इस मईदार से निकलें। इंटरेस्ट कह ले, चलो उनको और इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ, उनका कोई स्टेक नहीं है। ठीक है यार, आप सही होते हैं हो जाए, नहीं होते नहीं हो, हमें कोई कंसर्न नहीं है आपसे। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी कौम, हमारा जनरल पीपल, इवन हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर ख़ारजा, वो ये बिलीव करते हैं कि IMF प्रोग्राम हमें किसी मंजिल की तरफ ले जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअली गलत है, और इसने पाकिस्तान की मईशत को 23 मरतबा पहले तबाह किया है और 24 मरतबा आप कर देगा, 24वीं मरतबा आप कर देगा। तो मेरी आपसे ये कहने की कोशिश है कि IMF के साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना है। जब हम IMF में जाते हैं, हम अपना दिमाग बंद करके रख देते हैं साइड पर। अब आप देख लें, जितनी भी आप मीडिया देख लें, वो जो भी आ रहा है कि IMF कह रहा है 700 बिलियन बढ़ा दे, IMF ये कह रहा है कि ये कर दे, IMF ये कह रहा है कि ये कर दे। ठीक है, मैं इनके साथ डेली बेसिस पर डील करता हूँ IMF के लोगों के साथ। वो मेरे पास आते हैं, पूछते हैं, तो वो हंसते हैं, वो कहते हैं यार आपके अजीब लोग हैं, हमसे कोई बात ही नहीं करते, वो हमें समझाते ही नहीं, हम जो कहते हैं वो मान लेते हैं। ये मैं बिल्कुल आपको रियलिटी बता रहा हूँ। वो हंस रहे होते हैं कि शब्बर साहब ये आपके कैसे लोग हैं, हम जो कहते हैं वो कहते हैं ओके, जो हम कहते हैं वो ओके। आप लोग अपना दिमाग भी तो लगाएं थोड़ा सा, या बताएं, हमें बताएं कि यार कि ये हमें अब मुझे एक बात बताएं, ये जो अभी आपने ये जो बंदे बैठाए रेवेन्यू वाला, IMF ने अप्रूव किए होंगे ना, उनसे पूछा था? आप मुझे बताएं, एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, ऑब्वियसली नॉट। नहीं ना, मैं उनको पता होगा। अच्छा, मगर वो हंस रहे होंगे कि यार पागल है, बेखूबी करने दो। वो क्यों, वो आपके काम में क्यों दखल दे? नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि वो अपने घर का हाल जैसा भी चाहो चलाओ, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, वो इस पे हंस रहे होंगे। सही है, वो ये कह रहे होंगे यार ये इनको अकल नहीं है और ये करना चाहते हैं। उन्होंने कहा होगा सर हम ये समझते हैं रेवेन्यू बढ़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करके देख लो, लेकिन उन्हें पता है कि नहीं हो सकता कुछ। बट आई लाइक दैट पॉइंट कि आप अपना भी कुछ ब्रेन यूज करें और आप अपने लिए कुछ उनसे नेगोशिएट प्रॉपर्ली करें। इसमें तो थोड़ा सा सना, मैं एक बात कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मीडिया का कसूर है। हमने IMF कर करके ना, हमने अपना दिमाग ही बंद, IMF ने ये कहा, IMF ने ये कहा, हमने अपना दिमाग ही बंद कर दिया ना कि ट्रम्प क्या कह रहा है, IMF क्या कह रहा है, ये होता है, मतलब मेंटली आउट ऑफ द बॉक्स हम खुद नहीं सोचते, सोच नहीं रहे ना। अब आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में जब
बात करते हैं। बात करें तो आप पहले गूगल पे जाते हैं और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट खोलते हैं कि वो क्या कह रही है, या आप अगर कोई ब्लूमबर्ग कोई बात कर देगा, आप कहेंगे यार बड़ी अच्छी बात कर रहा था, ठीक है। अगर मैं कोई बात करूंगा कि यार पता नहीं क्या कह रहे हैं, हो सकता है ये किसी पीटीआई का आदमी हो या पीएमएलएन का आदमी हो। ये हमारा बुनियादी मसला है। लेकिन शबर साहब, ये एक बहुत एकेडमिक डिबेट है जो अभी आप क्या बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, देखिए आपने, अब मुझे पता है ये बहुत लंबी हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी बात, लेकिन हमने कभी इकोनॉमिकल थिंक टैंक्स को देखा ही नहीं है पाकिस्तान में। कहाँ है आपके पास इकोनॉमिकल थिंक टैंक्स लाइक यू पीपल एंड सम अदर, लाइक कैसे बंगाली एंड सम अदर पीपल हु हैव दैट ब्रेन? भाई एक मेरी बात सुनो, गलत हो ना, तुम गलत कह रही हो ना। एक यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है पाइड। जी बिल्कुल है। तो वो क्या कर रही है? बट व्हाई यू पीपल आर नॉट गिविंग इट? मैं पूछ रहा हूँ पाइड ने क्या किया है? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जी सर है, जी सर है, तनख्वाहें ले रहे हैं, बंदे हैं, कैंपस है ना। उसका रिपोर्ट किधर है? कोई कागज है? कागज है कहीं पाइड का कि ये कागज है मेरा, ये मैंने ये किया है? बताएं ना मुझे। गवर्नमेंट की है ना, मेरी तो नहीं है ना। नर्स के कोई कागज है? बताएं मुझे क्या कागज है, या आप समझाएं कि कोई कागज है लम्स का? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई कागज है? मेरा ये सवाल है। आप कहते थिंक टैंक नहीं है, थिंक टैंक क्यों नहीं है? ये क्या मसाला बेचने के लिए आए ये सारे क्यों बैठे हुए हैं? ये आईबीए के कागज है? बताएं मुझे। तो ये क्या मजाक बना हुआ है? निबाफ बना हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट बैंक का। क्या कर रहे हैं ये सारे? इन्होंने कभी पाकिस्तान के बारे में लिखा है कुछ कि यार ये पाकिस्तान का ये सोल्यूशन? आप प्रॉब्लम ये है, हमारी प्रॉब्लम ये है, हम सच नहीं बोलते। दो प्रॉब्लम है हमारी, सच नहीं बोलते। हाँ। और जो लोग पाकिस्तान में, जो लोग पाकिस्तान में मेजॉरिटी में हैं और है, वो उन्होंने कभी अपने आप को खुद गवर्न नहीं किया। ये सारी ज़िंदगी गुलाम रहे हैं, इनको अपनी गवर्नेंस आती ही नहीं है। बहुत बोल्ड कमेंट है शबर जैदी, बट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये हकीकी कमेंट नहीं, है। आपने हकीकत पे मबनी का, लेकिन मैंने कहा बोल्ड भी है। बता दो कि कौन सा आदमी कभी सिंधी या पंजाबी ने रूल किया हो इस इलाके में, बता दो मुझे। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, सिवाय रंजीत सिंह, नवाज शरीफ और ज़िया उल हक के। शबर जैदी, थैंक यू वेरी मच। साबिक चेयरमैन एफबीआर हमसे बात कर रहे थे और क्लियर कह रहे हैं कि जब तक आप अपना दिमाग, क्योंकि ये हकीकत पर मबनी बात है, बजट हो, आपके मुल्क में क्रंच आया हो फाइनेंशियल, आप देखते हैं आईएमएफ की तरफ, आप देखते हैं उसी के ऊपर आपके सारे प्रपोजल्स बनते हैं, टैक्स रिटर्न्स भी आपने उनके हिसाब से फाइल करवाने हैं लोगों से। तो प्लीज अपने मुल्क में रहते हुए, अपने मारूजी हालात के माबैन रहते हुए, लोगों के साथ राब्ते बहाल करने के लिए, अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जो कि शायद हम नहीं कर पा रहे उतना बेहतर। आज के प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।